गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम निर्मला सोनी। टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2। आज हम चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार को कंटिन्यू रखेंगे। देखो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्णमाला के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वर्णों के क्रमिक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के भेद मैंने आपको बता दिए। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय मुँह से निकलने वाली वायु में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों के भेद मैंने आपको बताए थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, अब इसके आगे का देखते हैं। आज नेक्स्ट है हमारा स्वरों की मात्राएं। देखो ये वाला नोट जरूर देखना कि हिंदी में प्राय मतलब अधिकतर प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। स्वरों की मात्राएं, कोई स्वर व व्यंजन जब परस्पर संयोजित होते हैं, मतलब जो स्वर और व्यंजन मिलता है ना, संयोजित होना, परस्पर संयोजित होते हैं, मतलब परस्पर इनको जब हम मिलाते हैं तो उनमें स्वरों का रूप परिवर्तन हो जाता है। स्वरों के इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। देखो ये स्वर है, हमने इसको व्यंजन में मिला दिया तो इसका रूप परिवर्तन हो गया। ये स्वर अब यहाँ पे अ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे आ है तो यहाँ पे हमने सिर्फ मात्रा का प्रयोग किया। ये देखो क में आ की मात्रा लगाई, न कि आ लगाया क के पीछे। ठीक है, तो इसका रूप परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तित रूप को हम क्या कहते हैं? मात्रा। इस प्रकार व्यंजनों के साथ मिलने पर स्वरों की केवल मात्राएं ही लगती है। नेक्स्ट देखिए व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई या किसी प्रकार की रुकावट होती है ना, जब भी मतलब हमारे मुंह से जो हवा निकलती है उसके मार्ग में रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। चूँकि व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, अतः हिंदी व्यंजन अ मिलाकर लिखे जाते हैं। जैसे ये अ, इस अ का प्रयोग हम हर एक व्यंजन में करते हैं। अ मिले वर्ण के नीचे हलंत नहीं लगता। इस प्रकार प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर की ध्वनि छिपी होती है। जैसे देखिए क, हम बोलते हैं क बोल के देखिए उसके पीछे अ का साउंड आ रहा, तो ये क हलंत वाले क में जब हम अ मिलाते तब ये वाला क बनता है। ठीक है, यह है ध्वनियाँ। ध्वनियों में जब हम बांटते हैं ना तो क अ क ऐसे ही बोलते हैं बराबर क। व्यंजन के प्रकार, व्यंजनों को 2 आधारों पर बांटा जा सकता है। उच्चारण के आधार पे, उच्चारण मतलब बोलने के आधार पे, दूसरा प्रयत्न के आधार पे। पहला देख लीजिए उच्चारण के आधार पर, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, है ना। कंठ, हमारे गले में कंठ होते ही है। तालु क्या होता है? तालु कंठ के बाद का मसूड़े का ऊपरी भाग। ठीक है, मसूड़े के हमारे गले के ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वो। मूर्धा क्या होते हैं? मसूड़े। दंत होते हैं दांत, ओष्ठ होते हैं होठ। ठीक है, तो कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? क, ख, ग, घ, ड़ और ह। ऐसे ही तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? च, छ, ज, झ, य और श। मूर्धा से कौन कौन से बोले जाते हैं? मतलब मूर्धा का स्पर्श करती है हमारी जीभान। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, अण, ड, ढ और श। दंत से त, थ, द, ध और ल और स। होठ से प, फ, ब, भ, म। दांत और होठ की सहायता से व। कंठ और तालु की सहायता से ए, आई। कंठ और होठ की सहायता से ओ और औ। नासिका मतलब नाक की सहायता से क्या क्या बोलते हैं हम? अंग, ड़, य, अण, न। इन ध्वनियों को क्रमशः कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, दंत्य ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य और नासिक्य ध्वनियाँ कहते हैं।
व्यंजनों का वर्गीकरण अन्य दो आधारों पर भी होता है, श्वास के आधार पर। जैसे अल्प प्राण, जिन व्यंजनों को जल्दी से बोल पाते हैं हम, मतलब हवा बहुत कम मात्रा में निकलती है, वो होते हैं अल्प प्राण। और जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुंह से जो वायु निकलती है उसमें ज़्यादा वायु निकलती है, तो उसको बोलते हैं महाप्राण। स्वतंत्रिका के श्वास कंपन, मतलब हम जो बोलते हैं तो उसमें एक झंझनाहट टाइप आती है ना, तो जिन वर्णों को बोलते समय झंझनाहट कंपन नहीं होती है ना, वो तो होते हैं अघोष। और जिन व्यंजनों को बोलते समय कंपन होता है वो होते हैं सघोष। नोट, इनका विस्तार अगले भाग में दिया गया है, ठीक है। जैसे देखिए प्रयत्न के आधार पर संघर्षी ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु रगड़ या घर्षण के साथ बाहर निकलती है। मतलब जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह से निकलने वाली वायु घिसा कर निकलती है ना, घिस कर निकलती है मुंह से। जैसे श, स, ख, ग, ज और फ संघर्षी ध्वनियाँ हैं। ऐसे स्पर्श व्यंजन, इनके उच्चारण में एक अव्यय दूसरे उच्चारण अव्यय को छूता है तथा निकलने वाली वायु कुछ देर रोक देता है। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। देखो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ठीक है। क कबूतर वाले से लेके म मछली वाले तक, क से लेके म तक स्पर्श ध्वनियाँ होती हैं। स्पर्श संघर्षी, मतलब जिनमें हमारी जुबान स्पर्श भी करती है और संघर्ष भी करती है। एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श करता है, तो स्पर्श करते समय कुछ रुककर या घर्षण के साथ बाहर निकलती है जो ध्वनि निकलती है ना, जैसे च, छ, ज, झ, य। ये स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ हैं। नासिक के देखिए, इन ध्वनियों के उच्चारण के में वायु नाक से निकलती है। ण, य, ण, न, म आदि ध्वनियों है ना। अर्ध स्वर, मतलब जो आधे स्वर होते हैं, य और व अर्ध स्वर है। ये पूरे स्वर नहीं है पर अर्ध स्वर है। यह के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपरी कठोर तालु को छू जाता है और व के उच्चारण के होठ ऊपर के दांतों के समीप आते हैं। देखिए पार्श्विक, इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग मसूड़े को छूता है, मतलब हमारी जीभान का भाग मसूड़े को छूता है, आगे का भाग। उसके दोनों और रास्ता खुला रहता है और वायु निकलती है। जैसे ल बोलिए, ल बोलते समय हमारी जीभान मसूड़े को छुएगी, ठीक है, और आसपास से हवा निकलने का रास्ता रहेगा। प्रकंपित, इन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ की नोक मसूड़े के पास आती है और अंदर से आती हवा के प्रवाह के कारण वह 2-3 बार कंपन करती है। जैसे र प्रकंपित ध्वनि है, इसे लुंठित ध्वनि भी कहते हैं। उक्षिप्त, इन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ की नोक उलटकर आगे की ओर होती हुई नीचे को फेंकी जाती है। ड और ढ उक्षिप्त ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए व्यंजनों का प्रयोग। नासिक के व्यंजन ड, य, अण, न और म। नासिक के व्यंजन है ड और य का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ये अपने ही वर्ग के व्यंजन किसके पहले जुड़ते हैं। जैसे देखिए गंगा, चंचल। संस्कृत में इन 5 नासिक के व्यंजनों का संयोग अपने वर्ग के ही वर्ण के साथ होता है, अन्य वर्ग के वर्णों के साथ नहीं। जैसे क का 5वां अक्षर क्या होगा? ड़। तो क जहाँ पे भी आएगा उससे पहले अगर अंक की मात्रा का प्रयोग करना है या ड का करना है तो हम क्या करेंगे? ड लेंगे, ठीक है, ये वाला। अगर च वाली लाइन है तो हम य का प्रयोग करेंगे, ट वाली लाइन है तो हम अण का प्रयोग करेंगे, त वाली लाइन है तो न का प्रयोग करेंगे और प वाली लाइन है तो म का प्रयोग करेंगे। मतलब इसके 5वां अक्षर, ठीक है। क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। यदि एक ही शब्द में 2 वर्गों में वर्णों के साथ नासिक के वर्ण लगे हो तो भी उनका संयोग अपने ही वर्ण के पंचमाक्षर नासिक से होगा। संबंध, यहाँ प वर्गीय ब
के पूर्व म तथा त वर्गीय ध के पूर्व न नासिक का प्रयोग हुआ है। देखो ये नासिक के व्यंजन है, इनको पंचमाक्षर बोलते हैं क्योंकि ये पांचवा अक्षर है। क लाइन का पांचवा अक्षर ये है, च लाइन का पांचवा अक्षर ये है, ट लाइन का पांचवा अक्षर ये है, त लाइन का पांचवा अक्षर ये है और प वाले वर्ग का पांचवा अक्षर ये है। ठीक है, अब देखिए आप इसको पढ़ना। ठीक है, ड और ढ का प्रयोग, ढ का प्रयोग आप इनको पढ़ के देखोगे ना तो आपको फ़र्क पता चलेगा। जैसे यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना। ठीक है, इसी प्रकार ढ का अंतर, डाकू बेधड़क, ढक्कन चढ़ाई, निडर सड़क। इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग भी आपको पता चलेगा। क ख ग ज फ का प्रयोग, उर्दू से आए कुछ शब्दों के उच्चारण के लिए हिंदी में क ख ग ज फ के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है। ठीक है, ये बिंदु लग रहा है, देखो ये तो क्या है, अंग्रेजी से आए कुछ शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए ज और फ के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे ज़ीरो, फेल, मतलब ये देखो उर्दू के शब्द है बेटा, जिनके नीचे बिंदी लग रही है ना वो उर्दू के शब्द है। सिर्फ आप इनको पढ़ के देखना, उससे आपको पता चल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ यू हैव टू रीड इट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।